हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कुछ अनफिल्टर्ड बातें बाय आवाज़ द वॉइस। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, अमृतांशु शर्मा। बहुत शुक्रिया शारिका और तमाम आवाज़ की टीम का कि उन्होंने याद किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अमृतांशु। तो आपसे पहले तो आपके बारे में जानेंगे कुछ, और फिर उसके बाद ये जानेंगे कि आपका लिखने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। तो कुछ बताइए अमृतांशु अपने बारे में। लिखने का तो यूँ था कि पहले सिर्फ शायरी सुनने की तरफ रुझान था मेरा। उसके बाद एक बार का वाक़या है कि मैं और मेरे भाई हम दोनों रियाज़ कर रहे थे। मैं क्लासिकल म्यूज़िक में पहले सीखता था, अभी भी सीख रहा हूँ। तो अचानक से हमने एक न्यूज़ पर देखा कि एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा था कि एक शायर जो खून थूकता है। तो मन किया कि देखने का, ये बड़ा अजीब लगा कि एक शायर जो खून थूकता है। तो देखा तो वहाँ जॉन एलिया साहब के बारे में बात हो रही थी जी। तो बड़ा अजीब लगा। और पहली बार जो भी जॉन एलिया साहब को देखे तो वो थोड़ा सा डर जाएगा जी जी मैं कहूँ तो उसके बाद मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कि जॉन एलिया शायरी। तो उनका एक शेर मुझे वहाँ से मिला कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। तो उसके बाद वहाँ से फिर मेरा शायरी की तरफ रुझान ज़्यादा हुआ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये शेर बहुत बड़ा है। फिर मैंने उनकी किताबें मंगाई, पढ़ना शुरू किया, फिर ऐसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते लिखना शुरू किया। तो वैसे अगर हम आपसे जाने, आप कुछ और भी करते हैं या फुल टाइम शायरी ही पढ़ते हैं? हाँ, मैं अभी ग्रेजुएशन जस्ट ख़त्म हुआ है जी शास्त्रीय संगीत में। अरे वाह, अभी एमए के लिए परस्यू करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं अमृतांशु? मेरी पैदाइश दिल्ली की है और रिहाइश भी दिल्ली की है। फैमिली बैकग्राउंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट असम से हम लोग। तो दिल्ली में मतलब क्या सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ रही है आपकी, जो आपको मोटिवेट भी करती है लिखने के लिए? दिल्ली में तो जब से शायरी की तरफ मैं बढ़ा तो मुझे कई अपने हम ख्याल और हम उम्र लोग मिले। तो बहुत दोस्त हैं जिनके साथ कभी कभी अगर मन भारी लगता है तो हम लोग बैठ के आपस में एक नशिस्त कर लेते हैं। कभी किसी शायरी पे चर्चा हो जाती है, कभी किसी गज़ल पे चर्चा हो जाती है, तो उससे मन लगा रहता है। बढ़िया। तो अगर हम जानना चाहें कि अमृतांशु क्या पढ़ते हैं, किस तरह की शायरी पढ़ते हैं, क्योंकि आपने अब जैसे अभी बोला कि लिखने से पहले पढ़ने का शौक़ हर शायर को रहता है, तो आजकल जो मैं हाल ही में पढ़ रहा हूँ जिनको, उनका नाम है बेदम शाह वारसी। अरे वाह। और उनकी तरफ जो उनके शेर लेके गए मुझे, उनका एक मतला और एक शेर है कि न निकले हैं न यूं निकले हैं तुम्हारे तीर के टुकड़े, न निकले हैं न यूं निकले तुम्हारे तीर के टुकड़े, रखो सीने पे जानू और निकालो चीर के टुकड़े। अरे वाह। मेरे सीने में दिल ही का पता मिलता नहीं मुझको, मैं अपने दिल को ढूंढूं या तुम्हारे तीर के टुकड़े। तो ये है, बेदम शाह वारसी साहब हैं। और पढ़ने में दाग को खूब पढ़ा है। दाग दहलवी साहब बड़े महबूब शायर। और मेरे पसंदीदा जो है वो जमाल एहसानी। तो जमाल एहसानी साहब ने जितना मुझे मुतासिर किया है उतना मेरा ख्याल है कि किसी और शायर ने मुझे नहीं किया। तो जैसे कि अब हमारी आवाम भी देख सकती है कि लिखना एक सिर्फ आपको एक वन लाइनर या एक शेर या फिर एक मिसरा होता है, उसके पीछे एक पूरी बैक स्टोरी होती है। तो जैसे आपने बताया कि आप अच्छा पढ़ रहे थे और फिर एक शेर ने आपको कैसे जॉन एलिया साहब के पूरा हिला के रख दिया होगा और फिर आपने इंट्रोस्पेक्ट किया, खुद लिखना शुरू किया। ऐसे ज़ाती ज़िंदगी में क्या कैफियत रही कि आप राइटिंग की तरफ मूव ऑन कर गए? ज़ाती ज़िंदगी में मैं कहूँ तो मैं बहुत खुश मिजाज आदमी हूँ, इतना ज़्यादा हसास नहीं हूँ। कभी कभी आदमी की कैफियत जो है वो दरअसल बदलती रहती है जी। और जैसे हम लोग किसी भी शायर की हम लोग शायरी सुनते हैं, गज़ल सुनते हैं, नज़्म सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो वहाँ पर आपको हर शायर की अलग अलग कैफियत मिलेगी। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल मैं दाग से बेहतर फ़िलहाल नहीं दे सकता हूँ। तो अगर आप दाग की शायरी पढ़ें तो दाग का एक शेर है, जब दाग अपने एटीट्यूड में रहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बज़्म में देखा ना हमने दाग सा कोई, जो 100 आए तो क्या आए, 1000 आए तो क्या है। अब अगर कभी दाग हसास होते हैं तो दाग कहते हैं कि मैं दाग हूँ, मरता हूँ, इधर देखिए मुझको, मुंह फेर कर ये आप किधर देख रहे हैं। अरे वाह। और जब बड़ी मासूमियत से शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि एक शेर है वो कि खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। तो मेरा ये मानना है कि आदमी
रोज़ अलग अलग कैफियत में होता है। जी। जैसे मैं आज सोकर उठूँ तो हो सकता है चाहे ख्वाब की वजह से हो या किसी भी चीज़ की वजह से कि मैं सोकर उठूँ और मैं सोचूं कि दुनिया में मैं आखिरी आदमी हूँ। ये मेरी सोच है, कुछ भी हो सकती है। जी। तो मैं सोचूं कि मैं आज बहुत हसास हूँ, अकेला हूँ, जी। तो मैं अगर आज पूरे दिन में जो भी सोचूंगा तो वो उस थॉट से मुतासिर होके हाँ, कुछ कहूँगा तो बेशक, कहूँगा बेशक। कि जैसे मुझसे हसास आदमी नहीं है और मुझसे अकेला आदमी नहीं है। कल मैं उठूँ, मैं सोचूं कि भाई मैं बहुत बड़ा शायर हूँ। मूड स्विंग्स नहीं कहते हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा होता है। जी। ये आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कोई भी हो आदमी। जी। तो ये है। तो वैसे मैं बहुत खुश मिजाज आदमी हूँ, लेकिन कभी कभी हसास तो हर आदमी होता है। हाँ, हर आदमी होता है। काफ़ी अच्छा जवाब दिया आपने। तो लेकिन आपकी शायरी मैंने जो सुनी है तो वो काफ़ी मतलब सेंसिटिव है और काफ़ी डिफरेंट मौजू को आप टच करते हैं, खाली मोहब्बत पे नहीं लिखते हैं। तो पहले आपसे आपकी शायरी सुनते हैं। आपने बहुत अच्छी तो सुनाई, लेकिन पहले अपनी सुनाइए कुछ। मेरे साथ ये है कि अभी 1.5 साल से मैं थोड़ा सा सूफीज़म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। अच्छा। क्योंकि वो आप कुछ भी कहें, जैसे बेदम शाह वारसी तो वो एक सूफियाना आदमी थे, वो तसव्वुफ़ के आदमी थे। राइट। तो मेरा भी जो अभी कुछ वक्त से रंग हो रखा है तो तसव्वुफ़ वाला ही हो रखा है। हाँ। तो उसमें मैंने ये गज़ल कुछ कही थी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ता हद्दे नज़र बरहमिए कौनो मकां है, ता हद्दे नज़र बरहमिए कौनो मकां है, देखे से तो लगता है कि आगाज़ जहाँ है, एक आन ही खिंचते हैं निगाहों में दो मंज़र, एक आन ही खिंचते हैं निगाहों में दो मंज़र, ये आलम मौजूद हकीकत है गुमा है, हर ज़र्रा तेरा पैकर परतौ नज़र आया, हर ज़र्रा तेरा पैकर परतौ नज़र आया, ये सोच रहा हूँ तू निहा है कि आया है, देखे तो बहुत दैरो हरम ताके कलीसा, दुनिया में मगर तुझसा हसीं कोई कहाँ है। और इसका आखिरी शेर है कि बुलबुल के ये नगमे, बुलबुल के ये नगमे के हवाओं की ये सरसर, करते हैं भजन तेरा के आवाज़ अज़ां है। ये कुछ शेर थे। बहुत उम्दा। तो मैंने अपने तांशु एक चीज़ नोटिस करी, आपकी उर्दू पे कमांड बहुत अच्छी है माशाल्लाह, तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा है वोकैबलरी के साथ साथ, जो कि आजकल हमारी जनरेशन में चलता है, एटीट्यूड हो गया है, मतलब तलफ़्फ़ुज़ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये कैसे आया, मतलब नेचुरली है या रीडिंग से? ये मैं समझता हूँ कि आदमी का मश्क होता है, अपना मेहनत है, प्रैक्टिस है। आप जितना पढ़ते हैं और जितना कहते हैं तो वो मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जो होता है, उर्दू लिहाजा ज़ाहिर तौर पर मेरी मादरी ज़बान नहीं है, बेशक, तो कोई भी आदमी होता है जो अपनी मादरी ज़बान के अलावा अगर कोई ज़बान सीखता है तो वो उसमें जिज्ञासा ज़्यादा होती है। हाँ। वो सीखने की, क्योंकि बचपन से जो आप सुनते आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा वो रेगुलर में आ जाता है, आदमी उससे बोर होने लगता है। तो कोई दूसरी ज़बान जब सीखता है तो उसको और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा गौर करके सीखता है। जैसे कुछ लोग ना सुनकर बोलने लगते हैं, वो जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे आप सिनोनिम्स की यूज़ कर लेते हो, जैसे लुक, ग्लेयर और आप घूरना, सबका मतलब एक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे यूज़ होना है, कहाँ यूज़ होना है। तो वो चीज़ मैंने आपकी राइटिंग में देखी है कि आप बहुत पर्टिकुलरली यूज़ करते हो। ये बहुत ज़रूरी बात है जी, कि कोई भी लफ्ज़ जो है उसका आप समझें कि उसका जो पर्यायवाची लफ्ज़ है, एग्जैक्टली, उसका असल में कोई भी शब्द का पर्यायवाची जो सब शब्द होता है वो उसी जगह पर नहीं लगता है कभी भी। जी, हर लफ्ज़ की अपनी कैफियत होती है और उसके इस्तेमाल करने की जगह और इस्तेमाल करने का तरीका होता है। जी, जैसे आप गर्दिश कभी ऐसे, जैसे अभी मैंने सुना था कोई कह रहा है गर्दिश का मतलब राउंड राउंड होता है, मैंने कहा ऐसा थोड़ी हो जाएगा। एक उसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, मैंने सीखा अपने उस्ताद से कि जैसे तीर है, तो तीर जब कमान में होता है और वो जब खींचा होता है कमान में तो उसको नावक कहते हैं जी, और जब उसको छोड़ा जाता है जी, तो जब वो सफ़र में होता है तीर तो उसको सुफ़ार कहते हैं, और जब वो जाके निशाने पर लग जाता है तो उसको पैकान कहते हैं। तो अब है लफ्ज़ एक ही तीर, मगर उसके पर्यायवाची देखें तीन और निकल गए, और तीनों का इस्तेमाल करने की जगह अलग होगी और तीनों की कैफियत अलग है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है जिसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जो ऑनलाइन डिक्शनरी से यह भी सीख रहे हैं, वो जैसे 6 मंथ इंग्लिश कोर्स होता था ना, ऐसे ही आजकल उर्दू का हो गया है। हाँ, कोई भी लफ्ज़ आता है तो अगर उसका मानी नहीं पता है मुझे जी, तो मैं तो तुरंत जाके उसके बारे में पढ़ता हूँ
और फिर देखता हूँ कि उसका इस्तेमाल किस जगह पे इस्तेमाल हुआ है, बेशक। किस तरीके से हुआ अगर है। आप 5-10 शेर में भी देख लेंगे तो आपको काफी हद तक कैफियत का अंदाजा हो बिल्कुल जाएगा कि बिल्कुल किस कि तरीके कहाँ से लगना यूज किया है चाहिए। लोगों ने। बिल्कुल ये बात। तो अभी आपने उस्ताद का जिक्र किया, तो आपके उस्ताद हैं कोई, मतलब हाँ किसके जी। शागिर्द हैं आप? मेरे उस्ताद अफीफ सिराज सर हैं अच्छा। और बहुत कमाल कहते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये तो आजकल तो लोग नहीं कर रहे हैं, बिना उस्ताद के शायरी सीख रहे हैं किसी के शागिर्द नहीं होते। तो आपको किसने सजेशन दिया या खुद आपको पता था कि नहीं? मेरा उस्ताद का मानना होना ये बेहद है इसको ज़रूरी है। लेकर के वो है ना, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊँ, पाऊँ, हाँ तो ज़रूरी है। ज़रूरी। जैसे अभी लफ्ज़ों की बात हुई, अल्फाज की बात हुई कि अल्फाज की अगर इसका बात। इस्तेमाल जो कहाँ पे हो, कैसे हो, तो अब ये आप पढ़कर भी उतने गौर जितना मर्जी आप कर लें, उतने उस तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए कोई ना कोई, मुझे लगता है कि कोई ना कोई होना चाहिए कि जो आपको। वैसे भी अगर आप थर्ड आई से देखो ना, उस्ताद कोई आपसे ज़रूरी नहीं उस्ताद आपसे ज़्यादा काबिल हो, लेकिन कभी कभी आपने अपनी कैफियत को लिखा होता है ना, आप उसको गलत कहना भी नहीं चाहते होते हो। जो थर्ड पर्सन होता है, वो थर्ड ओपिनियन बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। लोगों की ये थिंकिंग है कि लोग अपना लिखा हुआ काटने में बड़ा कतराते हैं। बेशक। और ये मैं मानता हूँ कि एक बार का एग्जांपल है, मुझे पूरे तरीके से तो याद नहीं है, कि एक कहीं के लेक्चरर थे, तो वो फ़िलासफ़र थे। तो वो कहीं से फ़िलासफ़ी लेके आए अपने नई, जी तो उन्होंने उसकी किताब छपवाई जी। और उसके बाद बच्चों में बंटवाई। बच्चों ने उसको पढ़ा और वो बाकायदा कॉलेज में पढ़ाया गया अच्छे से एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद 7-8 साल के बाद वो फ़िलासफ़र जो हैं, वो लेक्चरर जो थे, वो गायब हो गए। गायब हो गए। फिर वो कुछ वक्त बाद आए और आकर कहते हैं कि इस किताब को रद्द कर दो। अब वो सब्जेक्ट में डल चुकी है। तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों? उन्होंने कहा कि मैं अपना कहा ही काट के आया हूँ और मेरे पास अब नई फ़िलासफ़ी है इस बात को लेके। और इस पर एक बड़ा अच्छा शेर है जमाल हसनी साहब का कि मैं इस जहान की किस्मत बदलने निकला था, मैं इस जहान की किस्मत बदलने निकला था और अपने हाथ का लिखा ही फाड़ आया हूँ, और अपने हाथ का लिखा ही फाड़ आया हूँ। तो ये मुझे लगता है कि आदमी कल से अगर आज बेहतर होता है तो बहुत हद तक कुछ बातें होती है जो एवरग्रीन होती है, जो रहती है वैसे के वैसी, मगर कुछ चीज़ें जो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। तो आदमी का थॉट भी कल से लेकर आज तक हो सकता है। बहुत बार होता है कि मैं जो कल कहता हूँ, जैसे मैंने कल कुछ कहा और आज मैं उसी बात को काट कर मैं कहता हूँ कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है। तो कभी कभी आप थॉट से इत्तेफाक रखते होते हैं, लेकिन आप उसको और ज़्यादा खूबसूरती से कह पाते हैं क्योंकि आप लर्न कर लेते हैं काफ़ी कुछ। तो वो चीज़ तो है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको कल का डिज़ाइन, या कोई भी आर्टिस्ट है और उसको अगर कल की चीज़ें अच्छी लग रही हैं आज, दैट मीन्स कि वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है, वो वहीं का वहीं है। हर बार तो ये नहीं होता है। हाँ। मैंने जैसे कहा ना कि कुछ चीज़ें एवरग्रीन रहती है, हाँ, जो कि एकदम सही है। जैसे कि आप कहें कि कोई भी बात है कि लोग आते हैं लोग जाते हैं, तो ये कितना भी टाइम हो जाए दुनिया में, कोई भी वक्त ऐसा आ जाए, वो तो फैक्ट हो गया ना। तो वो हाँ, तो हाँ, वो चीज़ तो कभी नहीं हाँ, बदलेगी। जो फैक्ट है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाँ। तो वो नहीं बदलता है। आदमी की सोच रोज़ाना बदलती है। बिल्कुल जी। तो जैसे आपने क्लासिकल सिंगिंग का जिक्र किया, और मैं हमेशा अपने मतलब कभी भी कोई इंटरेक्शन होता है उसमें एक बात बोलती हूँ कि लफ्ज़ खूबसूरत होते हैं और जब पोइट्री होती है वो आपके जज्बात को खूबसूरत बनाती है, लेकिन उसमें अगर सुर लग जाता है तो वो और एनहेंस हो जाती है। क्योंकि आप एक गज़ल को 3 मरतबा पढ़ लेंगे, 4 मरतबा पढ़ लेंगे, लेकिन आप उसको प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं बार बार अगर वो गाई जाए। और मतलब आपका एक शेर जो मतलब मुझे भी याद है, एक मैं हूँ जिसे कोई तवक्को है ना उम्मीद, आप अगर वो गज़ल सुनाएंगे। हाँ, बहुत मोहब्बत मिली आपको, इंटरनेशनल मोहब्बत मिली आपको उसमें जी। ऊपर वाले का करम और आप लोगों की सबकी मोहब्बत के हो पाया ऐसा। मैं ये समझता हूँ कि मुझ में कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, जो मेरी ख़ुद की ऑब्जर्वेशन है, तो कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मुझसे लाख गुना, करोड़ गुना जो है वो बेहतर है जी, मगर जस्ट बिकॉज कि उनका लक वैसा नहीं है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है कि उनके दिमाग वैसा हो, उनकी सोच वैसी हो कि जिसकी वजह से वो 4 दीवारी में महदूद रहे। बेशक वो नहीं चाहते हैं, हर इंसान की प्रायोरिटी अलग होती है जी। कुछ लोग ऐसे भी जानती हूँ मैं जिन्होंने शायद अपनी डायरी को कभी किसी को पढ़वाना भी मुनासिब नहीं समझते और बहुत अच्छा कहते हैं वो लोग। ये भी है उसके पीछे रीज़न। और काफ़ी कस्बे ऐसे हैं, काफ़ी गांव ऐसे हैं हमारे देश में जी, कि जहाँ तक वो रोशनी पहुँच ही नहीं पाती, बेशक, कि जिस पे डल पाए। इस पे मेरा एक शेर भी है कि
चमकने की खातिर है बेताब हर शय, हाँ हाँ कोई रोशनी इन अंधेरों पे डाले। डाले। तो ये अच्छा, आप जो गज़ल कह रहे हैं मैं उससे कुछ शेर सुना देता हूँ। दीजिए, हाँ। हर राज निहाज निकल आया ज़बां से, हर राज निहाज निकल आया ज़बां से, क्यों छुपता नहीं कुछ भी इस अंदाज़ बयां से। एक मैं हूँ जिसे कोई तवक्को है न उम्मीद, एक मैं हूँ जिसे कोई तवक्को है न उम्मीद, एक तुम हो लगाए हुए दिल सारे जहाँ से। बहुत उम्दा। तो ये बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही अच्छा गाते भी हैं आप। बहुत बहुत तो शुक्रिया। आगे आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं कि दोनों चीज़ें परस्यू करनी है? फ़िलहाल तो ऐसा है कि सोचा तो यही है, मगर मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को शायर नहीं कहता, मैं एज एन आर्टिस्ट ख़ुद को ट्रीट भी करता हूँ और समझता भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आदमी के अंदर एक तो शायर होना ज़रूरी नहीं कि आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है। बेशक। तो आपके अंदर जो आर्ट है, जो आप लोगों को देना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिसके ज़रिए अपने आप को लोगों से मुखातिब करना चाहते हैं, तो वो आर्ट फॉर्म किसी भी, वो जो आर्ट है वो किसी भी आर्ट फॉर्म में निकल सकता है। हो सकता है कि डांसिंग में निकले, हो सकता है कि गाकर निकले या शायरी से। तो मैं भी ये तो नहीं कह सकता कि मैं आगे चल के भी शायर ही रहूँगा या मैं आर्टिस्ट रहूँगा, डेथ तक आर्टिस्ट रहूँगा। क्योंकि वही आपने बोला ना, कैफियत बदलती रहती है। कल को ये भी हो सकता है कि अमृतांशु एक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जैसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए वैसा। करे तो जहाँ तक दिल पहुँचा दे तो वहाँ तक हो सकता है। हाँ, तो अभी मतलब कैसा क्या रहता है, क्या आपकी मसरूफियत रहती है? अभी मसरूफियत ऐसी तो कुछ ख़ास नहीं है। कॉलेज रहता है, फिर उसके बाद एक म्यूज़िक क्लास रहती है। अच्छा। फिर जितना भी दिन में वक्त मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ पढ़ पाऊँ, फ़िलासफ़ी कुछ पढ़ पाऊँ या नसर पढ़ पाऊँ मैं, और गज़लें वगैरह जो भी अच्छे लगे, जो मेरे रंग की है। तो बाकी कभी कभी मन करता है बहुत कि कुछ कह लेना चाहिए तो कह लेता हूँ। मतलब ये ना चीज़ बड़ी मिसिंग हो रही है, रीडिंग हैबिट्स मतलब बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, इंक्लूडिंग मी। मैं मतलब कैसा नहीं है किसी और को बोल रही हूँ। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको पता लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सब रद्द है। बेशक। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिसको समझते हैं कि ये फ़िलासफ़ी बन सकती है, ये जो हम सोच रहे हैं ये सही बात है, अक्सर जाके वो चीज़ टकरा जाती है। पता लगता है कि आप किसी और के कहे पे अमल कर रहे हैं। या कभी कभी पता लगता है जो आप सोच रहे हैं वो बात है ही नहीं। तो पढ़ना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इवन अगर आप देखो, जो शायर होता था या कोई आर्टिस्ट पहले ऑब्जर्व कितना करता था। अभी अगर जो रील कल्चर है या ये है, इवन हम मेट्रो में, कैब में हो, हम इतना फ़ोन में खोए रहते हैं कि हम आसपास भी ऑब्जर्व नहीं करते। किताबों के अलावा भी बहुत कुछ है पढ़ने को, मुझे लगता है। हाँ, लेकिन हाँ, वो चीज़, ये मुझे मेरे एक अंकल ने बात बताई थी जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ रहा था, तो और ये बात बहुत सही है कि जितने भी एंटरटेनमेंट के सोर्सेज है ना, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, ये सब आदमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए। एग्जैक्टली। कि आदमी सोचने से बचे। नो ब्रेनर कंटेंट है ना। आप ही एक रील देख लो, आप 20-25 मिनट कहाँ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अब कितने सारे देखें आप, फूड व्लॉगिंग चलती रहती है। अब आदमी रील खोलता है और उसको देखता है कि भाई ये तो खाने का आइटम है, कोई खाना और वो बना रहा है, पता ही नहीं लगता कि कब 3-3.5 घंटे 4 घंटे चलेगा। ये तो आप बीती है, मैं भी कभी कभी हो जाता है। हाँ अंदर जी। तो नोकिया वापस बुलाया जाए फिर। वो भी फ़ायदा भी है, दोनों चीज़ें होती है किसी भी चीज़ की, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो एडवांटेज ये है कि पहले के वक्त में
आप देखें तो जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे तो लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता था कि ऐसे है ऐसे है। आज के टाइम पे लोग बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। वो रॉन्ग नंबर वाली बात है ना, जो आपको देखिए मूवी में देखा होगा। तो वैसा अब आजकल लोग जो हैं वो ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, अवेयर हैं। और दूसरी बात, कंटेंट अगर आप वही कह रहे हो ना कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक तरीके से आर्टिस्ट के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज हैं कंटेंट आप अपना अपलोड करने के। पहले सब तो टीवी तक नहीं पहुंच पाते थे ना, मगर पहले आर्ट फॉर्म जिंदा था ज़्यादातर, क्योंकि वो क्राफ्ट पे काम करते थे, वायरल होने पे नहीं। हाँ, ये है, फैक्ट है ये बात जी। क्योंकि आज के वक्त में अगर किसी की रील मिलियन छू जाती है या 3 डिजिट के में भी पहुंच जाती है, 2 डिजिट के में पहुंच जाती है, तो आदमी को लगता है कि मैंने कुछ रिकॉर्ड तोड़ा है या मैंने जो कह दिया वो इतनी अच्छी बात है कि वो लोग सुन रहे हैं, मगर उनको ये नहीं पता है कि वो बार बार दिखाया जा रहा है। अब आजकल के वक्त में आप गाने सुने और पहले के वक्त के मोहम्मद रफ़ी साहब के और किशोर कुमार जी के, लता मंगेशकर जी के गाने सुने, तो सबसे बड़ा फ़र्क ही यही आया है कि आजकल के गानों में इतने व्यूज़ होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि बार बार लोगों को सुनाया ही वही जा रहा है। पहले के वक्त में लोग मैच्योर सोचते थे कम उम्र में ही। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको पढ़ाई वही चीज़ जाती थी, सुना, आप देखें रास्ते से चल रहे हैं। हकीकत पसंद लोग थे, रियाकारी में यकीन नहीं रखते थे, शो ऑफ। अब आप आज देखो कि आप लोग इंस्टाग्रामेबल कैफेज में जा रहे हैं, जहाँ खाने से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तस्वीर खिंचाने से है। ये तो पहले के लोग हसास इसलिए थे क्योंकि वो हकीकत में जीते, उन्हें पता था जिंदगी क्या है। अब शायद वो चीज़ मिसिंग हो रही है। नहीं, ये तो है, आदमी जितना सोचता है तो इमोशनल तो होता ही है, किसी भी टॉपिक पर हो, किसी भी बात पर हो। आजकल लोगों का यही हो गया है कि लोगों ने सोचना बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि आदमी को सोचते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचेंगे तो सवाल करेंगे ना। हाँ, सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो सीखेंगे, वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। ये बात है, बेशक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अमृत। और कुछ ऐसा है जो आप मतलब जो लोग, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपका सफ़र कैसा शुरू हुआ, मतलब व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? जैसे आपने खुद बोला कि छोटे कस्बों में लोग नहीं पहुँच पाते स्टेज तक। मैं तो कहूँ कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं दिल्ली में ही था जी। मैं किसी छोटे गांव या कस्बों से मैं पला नहीं जी, तो जिसकी वजह से मेरी सोचने की शक्ति महदूद नहीं रही, मैं लिमिटेड नहीं सोच पाया जी। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने जो शुरुआत की थी, तो लोग पूछते हैं अक्सर के ओपन माइक जो हो रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हाँ, तो मेरा इस पर थिंकिंग यही है कि दोनों देखें, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें आप इसके हित में बताएं कि इसके खिलाफ बात करें, दोनों में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसका एडवांटेज ही मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने उधर से शुरू किया। तो आपको घर से बाहर निकलकर लोगों की नज़रों में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लाइन है ना, वो जुमला चलता है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। हाँ, तो आपको लोगों के सामने आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मुझे ये लगता है लोग कंफ्यूज हैं, ओपन माइक में लोग सीखने जाते हैं, लोगों को लगता है कि ओपन माइक में परफॉर्म कर रहा है तो ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो गया, या फिर वो, और फिर उस चीज़ पे वो जज करते हैं उसे। ओपन माइक में तो बंदा सीखने जाता है तभी तो। हाँ, नहीं, कई बार ऐसा होता है कि सीखने तो सब जाते हैं, मगर कुछ ओपन माइक्स हैं जी, जो जानकर कुछ लोग, कुछ जिन्होंने बड़ी मेहनत करी उस फील्ड में, उन लोगों को जिनको बहुत पता है, इल्म है जिनके पास, तो उन लोगों को बुलाते हैं ताकि बाकी लोग सीखें। मगर वही है कि जब वो देखते हैं कि तालियों की गूंज सुनते हैं, फिर वो शोहरत देखते हैं, तो अक्सर लोगों का दिमाग जो है फिर जाता है। हुक क्रिएट नहीं हो पाता ना तालीम याफ्ता लोगों से। ये तो होता है। हाँ, हुक क्रिएट तो गोली और इन सब की बातें कर दी, ब्रेकअप शायरी कर दी, व्यूज आ गए, तो कहीं ना कहीं फिर ऑर्गेनाइजर भी परेशान हो जाता है कि भाई मुझे भी कमाना है, इंडस्ट्री में हूँ। नहीं, ये सस्ती शोहरत के पीछे लोग तो बहुत भाग रहे हैं और भागते रहेंगे भी। हाँ। क्योंकि ये चीज़ वो है जो पहले वक्त से होते आ रही है जी, ये बस शक्ल बदल गई है जी। अभी ओपन माइक की शक्ल में आ गया है, हो सकता है कुछ वक्त के बाद किसी और शक्ल में आ जाएगा जी। तो लोग बोलते हैं ना कि आजकल के लोग बड़े, मतलब इंसानियत नहीं है उनके अंदर जी। इतना जालिम कौन हो सकता है, इतना पत्थर दिल लोग थे, शुरू से जालिम लोग भी थे, शुरू से थे, और ये चलता रहेगा। जुल्म हमेशा से रहा है, उसकी शक्ल बहुत बदल गई है। पहले आदमी घर पे औरत पे इतना जुल्म कर लेते थे कि अभी हाँ, घूम जाती है वो बात। हाँ, वो घूम जाती है नहीं, तो ये था। तो मतलब आप भी मेरी तरह ही सोच रखते हो कि वो ओपन माइक हर तरह की, हर चीज़ की तरह उसका भी कुछ अच्छे पहलू हैं, कुछ बुरे हैं, तो ये हमारे हाथ में है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं। अगर आदमी
ओपन माइक्स को ये सोचे कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि अक्सर मुशायरे जो हैं रोज़ाना नहीं हो पाते हैं, है ना, कुछ गैप्स के बाद नहीं हो पाते। अब मुशायरे में आपको गलती करने की भी इजाजत नहीं है, वहाँ पे हाँ, आपको वो तो परफेक्शन इम्तिहान के डिलीवर तौर पर, करना है। बिल्कुल। ओपन माइक में आप गलती कर सकते हो, फोन से देख के पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, फोन से तो देख के, हाँ बेशक, लेकिन जब आप मुशायरे में, तो अगर आप पॉलिश्ड हो तो बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। यस और नो का मामला है ना। हाँ, एक तो लोग मुशायरे के पीछे भी बहुत मतलब ऐसे हो गए हैं कि भाई पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात है, या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी कुछ नहीं है, मगर वही है कि अगर मैं इस पर बात करूँगा तो जैसे अमीर लोग कहते हैं कि पैसा ज़रूरी नहीं होता है, और तो वो फिर वही हो जाएगा कि अभी इनको मिल गया है तो हाँ, ये तो ये इसलिए कह ऐसा रहे कह हैं, रहे तो हैं। हाँ, ये भी बात है। तो मैं इस पर ज़्यादा तो असल में आपकी क्लैरिटी है ना आपके अंदर, आपको आर्टिस्ट बनना है, तो आपको हाँ, फर्क नहीं पड़ा मतलब उस चीज़ से। हाँ, तो आप न्यूट्रल रहे, आप वैसे ही लिख रहे हो, वैसे ही मेहनत कर रहे हो। अब हाँ, मुझ जिसका पर बाजार का असर नहीं वो- पड़ा, मैं अगर जाहिर तौर पे बात करूँ तो जी जी, वो ज़रूरी है कि मुशायरा जो है उसने भी अपना रुख बदला है पहले के वक्त से। बहुत बदला है जी। तो हाँ, आज के पहले के वक्त में लोग जितने भी शायर रहते थे तो वो मुशायरों में वो सुनाते थे जो वो सुनाना चाहते थे, क्योंकि बाकी भी आलिम लोग बैठे होते थे वहाँ पे, इल्मी लोग जो समझते थे कि भाई अब वही वाली बात है ना, एक सर्कल का बहुत असर पड़ता है यहाँ पर कि आप किन के साथ उठते हैं बैठते हैं। तो पहले के वक्त में मुशायरे होते थे तो वहाँ पे शायरी भी होती थी, मगर जैसे जैसे शायरी ने अपना रुख बदला तो आज के वक्त में लोग ये देखते हैं कि आवाम को कैसे पसंद किया। हाँ, मुशायरों की तासीर भी बदल गई है। तो वही है, अगर आदमी जो है ख़ुद को ना बदले किसी भी फील्ड में आकर, जैसा था वैसा रहे, तो मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। चलिए, ग्रेट। सक्सेस की डेफिनेशन भी बहुत अलग अलग है ना लोगों के लिए, वही चीज़ है। मैंने आपसे असल में बीच में ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर आप कुछ हमारी आवाम को बताना चाहें, कुछ ऐसी टिप्स देना चाहें विच वर्कड फॉर यू। मैं यही कहूँगा कि रिवायती चीज़ों से आदमी को जुड़ना चाहिए, कि जो ट्रेडिशनल रूट्स अपने, हाँ बिल्कुल, बेसिक्स आपके पक्के होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे एक ये जुमला कहा जाता है अक्सर कि आदमी को तब तक कोई शेर कहना नहीं चाहिए जब तक उसको 1000 शेर याद ना रहे किसी के। 1000 तो मैं नहीं कहता, मगर आपको पुरानी शायरी जो असल तौर पर शायरी है, जैसे दाग, गालिब, मीर, जिन्होंने अपनी रातें काली करी हैं, बेसिकली उन्हें पढ़ना चाहिए। हाँ, उन्हें पढ़ना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि एक शेर बड़ा वही होता है। अक्सर कहते हैं लोग, जावेद अख्तर साहब भी कहते हैं कि शेर वही बड़ा होता है कि जिसके डायमेंशंस कई सारे निकले, जिसके है ना जाविये कई सारे निकले, पहलू कई बने। ये नहीं कि आप स्टेटमेंट कह रहे हैं। कोई भी शेर जो सामने से देखने में लगता है कि जो कहा जा रहा है उसमें और उसका मानी एक ही निकल रहा है, तो वो स्टेटमेंट है। तो कहते थे ना पहले पोएटिक मीनिंग, लिटरल मीनिंग जो हम लोग पढ़ते थे वो डिफरेंट होते थे। तो अब देखें आपके गालिब के एक शेर पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो क्या कहा होगा, कितनी मेहनत की होगी जी। तो लोगों को पुरानी शायरी जो है, जो असल तौर पर शायरी है, रिवायती शायरी, उसको पढ़ना चाहिए। ज़ौक़, गालिब, मीर, दाग, अल्लामा इकबाल, सबको। उसके बाद बदलता हुआ रुख भी देखना चाहिए। तो सब पढ़ना चाहिए, सब कुछ, कि जिससे पता लगे कि कहने से पहले आदमी को ये पता होना चाहिए कि उसे क्या नहीं कहना है। बहुत आपने अच्छी बात बोली है कि पहले ये पता लगता है कि आपको क्या नहीं कहना है, उसके बाद आप कहने लगते हैं कि क्या कहना चाहिए। तो ये मैं कहता हूँ कि बस आपसे आखिर में एक गुजारिश है कि आपका एक, शायद वो गज़ल का मुझे एक ही अशार भी याद नहीं है, एक ही लाइन याद है, बहुत कीमती हैं पैरों के छाले। हाँ, वो मैंने सुना था लाइव। हाँ, वो खुमार साहब के अंदाज में मैंने पढ़ा था, वो अंदाज़ में वो आप सुना दीजिए। मैं उसी अंदाज में पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ। बहुत कीमती हैं ये पैरों के छाले, बहुत कीमती हैं ये पैरों के छाले, अंधेरों में है ये सरापा उजाले, अंधेरों में है ये सरापा उजाले, तबीयत से कातिल हैं
पर लग रहे हैं, तबीयत से कातिल हैं पर लग रहे हैं, अजीब बहुत सीधे सादे बड़े भोले भाले, बहुत सीधे सादे। और इसका ये आखिरी शेर देखेंगे, जफा करने वाले जफा कर रहे हैं, जफा करने वाले जफा कर रहे हैं, अरे वफा कर रहे हैं, वफा करने वाले बहुत उम्दा, वफा कर रहे हैं। तो ये था। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आपसे जल्द मुलाकात करते हैं फिर किसी मुशायरे में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शारिका आपका मुझे बुलाने के लिए, और तमाम इंतज़ामिया का, आवाज़ टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने याद किया। थैंक यू। सो गाइज, यू वर वॉचिंग कुछ अनफिल्टर्ड बातें विद अमृतांशु। वी विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।